नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। चारधाम यात्रा के लिए देश भर से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं। यात्रा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह के इंतजाम है, साथ ही यात्रियों को चारधाम यात्रा पर आने से पहले किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, इस सब को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर जी। तो दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही दर्शकों, ये एक फ़ोन इन कार्यक्रम भी है, तो आप फ़ोन कर सकते हैं और चारधाम यात्रा से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और जब भी आप फ़ोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर थोड़ा कम करें। तो फ़ोन नंबर आप नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। ये हैं 7579428028 और 7579428047। तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जावलकर जी, सबसे पहले तो इस बार चूंकि 2 वर्ष के बाद यात्रा एक तरह से देखा जाए तो पूरे तौर पे हो रही है, तो बहुत रिकॉर्ड पर्यटक हैं। आज शायद 9 लाख से ऊपर पर्यटक अब तक हो चुके हैं चारों धाम में। तो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। जैसे कोरोना का जो प्रभाव रहा 2 साल, उसके चलते हम लोगों के यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनकी इंक्वायरी ज़रूर आती थी, लेकिन ये यात्रा हो नहीं पाई थी। अभी 2 साल के बाद जब हम लोगों की यात्रा चल रही है और इस बार कोविड से संबंधित कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आज की डेट में ना तो भारत सरकार से है ना तो राज्य सरकार से है, तो बहुत सारे लोगों का आना रहता है। कुछ यात्रियों का होता है कि वो हर साल पहुंचेंगे, कुछ का होता है कि उन्होंने कुछ विशेष परिस्थिति में अगर कोई बात कही है उसके चलते वो मंदिर में आएंगे। काफ़ी लोगों ने तो कोरोना के संकट से दूर होने के लिए ही जो है इस तरह के अगर वो यात्रा का प्रण लिया हुआ है, तो वो सभी यात्री यहाँ पर आना चाह रहे थे। और इसका हमें अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि हम लोग जैसे ट्रैवल एंड टूर रजिस्ट्रेशन जो होता है उस पर हम लोग एक नज़र रखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कितने हमारे हिल्स पर कितने होटल्स बुक हो रहे हैं या कितने वाहनों की बुकिंग हो रही है। उससे हमें ज़रूर अंदाज़ा था कि इस बार की यात्रा बहुत ही बड़ी संख्या में चलेगी। और इसके अंदेशा को देखते हुए ही हम लोगों ने तैयारियां करी थी। लेकिन आप जैसे सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा अभी तक कभी चली नहीं है। आज की अगर मैं आपको संख्या बताना चाहूँ तो आज की हमारी 10 लाख लोगों के द्वारा आज की डेट में यहाँ पर 4 धामों में दर्शन किए गए हैं। सामान्यतः इसके पहले जो यात्रा बहुत अच्छी चली थी वो 2019 में चली थी। उस समय पूरे चारों धामों में पूरे 6-7 महीने का जो सीज़न है उस दौरान लगभग 34 लाख लोगों ने दर्शन किए हुए थे। तो इस बार हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं उससे कि कितने यात्री इस बार पूरा सीज़न जब यात्रा चलेगी तो कितने यात्री दर्शन करेंगे। और उसके चलते हमारी तैयारी भी उसी स्तर की होनी बड़ी आवश्यक भी थी जी। और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी इसी लिहाज से की गई है ताकि एक समय में एक निर्धारित संख्या में ही यात्री तीर्थस्थल पर जा सकें। जी, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसी कारण से करनी पड़ी कि हम लोगों को अभी हर एक धाम की धारण क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है कि कितने श्रद्धालु वहाँ पर आके सामान्य तौर पर कितना समय में एक दर्शन कर सकते हैं। तो इसका एक टाइम मोशन स्टडी कर लिया गया था कि एक यात्री को 4 से 5 सेकंड ही सही अगर दर्शन हो जाता है तब भी वो मैक्सिमम कितने लोग वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो उसका एक आकलन किया गया था। BKTC जो मंदिर समिति है वहाँ की, जो दर्शन कराते हैं यात्रियों को, उनसे भी ये पूछा गया था कि यात्रियों की संख्या अगर बढ़ती है तो हम लोग कितना समय जो है सभी पारंपरिक जो मान्यता है उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग कितना समय बढ़ा सकते हैं, उसका आकलन किया गया था। उसके बाद जो आंकड़ा तय होके निकला हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और आज की डेट में उसी की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी गई है। ये रजिस्ट्रेशन जो है पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन कभी ऑनलाइन नहीं होता था। ये इस बार पहली बार ऑनलाइन व्यवस्था में हम लोग रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की सुविधा आपके वेब पोर्टल पर हमारे पर्यटन विभाग के है, साथ ही में है एंड्रॉयड का एप्पल ऐप है या फिर एप्पल का जो ऐप है उसके माध्यम से भी हम लोग ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है किसी भी यात्री के लिए कि वो रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंच जा रहे होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो कि
यात्रा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और ये केवल चार धामों में नहीं, अभी हम जैसे देख लेते हैं कि बाकी भी अन्य जगह पर जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, इन सभी जगहों पर इस तरह की व्यवस्था अभी लगाई गई है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो भी वहाँ पर दर्शन के लिए आ जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उनको जब वो ऋषिकेश से जब यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, ये ऋषिकेश में हमारे पुलिस के जो बैराज बने हुए हैं उन जगहों पर से हम लोग उनका चेकिंग कराते हुए फिर उनको ऊपर यात्रा के लिए भेज देते हैं। साथ ही में जो यात्री काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जो खुद के वाहन में नहीं आते हैं, वो वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप उसका एक्सेस करते हैं तो उसमें एक ट्रिप शीट बनती है। ट्रिप शीट का मतलब केवल इतना ही है कि उस वाहन में कितने लोग बैठ के जा रहे हैं। तो उनके जो नाम जो लिए जाते हैं वो नाम भी यात्रियों को सुविधा हो इसलिए जो है अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। वो जो पर्यटन की जो वेब पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है उसी से जो नाम उनके रिट्रीव किए जाते हैं। तो यात्रियों को सहूलियत होती है, साथ में हमें भी ये एश्योरेंस रहता है कि कितने लोग धाम पर जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। और तीसरी ये व्यवस्था, अगर कोई बस से जाना चाह रहा है तो बस का टिकट भी उनको तभी मिलता है जब उनका ये एडवांस में रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो हम लोगों को चूँकि एक यात्रा सुव्यवस्थित करने के लिए एक हमें संख्या पर एक सीमा रखनी होगी, उसके चलते ये व्यवस्था इस साल से नए रूप में जो है इंट्रोड्यूस की गई है। जी, और अभी आप जो ये बात कर रहे थे कि कैरिंग कैपेसिटी की कि हम एक समय में कितने श्रद्धालु किसी धाम में रह सकते हैं, और इसके साथ ही जो वो पूरा बिल्कुल संवेदनशील हिमालयी जगह है, वो भूख भाग है, तो उस जगह की संवेदनशीलता के लिहाज से भी हमने कैरिंग कैपेसिटी तय की होगी कि मतलब अभी 10 लाख अगर पर्यटक आ चुके हैं मात्र मई महीने में और ये चल ही रहे, कुछ दिन बचे ही हैं, तो उस जगह के लिहाज से भी हम कैरिंग कैपेसिटी को देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, एक तो जो है वो मंदिरों में दर्शनों की कैरिंग कैपेसिटी है, दूसरा वहाँ पर जो सर्विस जो दिए जाते हैं, सर्विसेज में जैसे आता है कि जैसे आपके होटल्स है, गेस्ट हाउसेस है, होम स्टेज है, वहाँ से रहने की मिलती है सुविधा। आपके वाहन जो चलते हैं, वाहन कितनी संख्या में परमिटेड है उसकी एक संख्या है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर के वहाँ की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को देखते हुए उसमें एक नियम बनाया हुआ है कि उस वैली में जो भी हेलीकॉप्टर्स जाएंगे किसी भी समय में 6 से अधिक हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर नहीं जाएंगे। साथ ही में वो इलाका केदारनाथ सेंचुरी एरिया का है, तो वहाँ के जीव जंतुओं को उसका नुकसान ना हो, उसका डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए कितने एल्टीट्यूड से हेलीकॉप्टर चलेगा उसका भी एक नियम बना हुआ है। तो ये सभी की कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों को वर्कआउट करनी पड़ती है जब हम लोग कहते हैं कि यात्रा तभी अच्छी चल पाएंगी जब हम लोगों को दर्शन अच्छे से हो जाएंगे, साथ ही में उनका वहाँ पर का प्रवास, वहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो अच्छी सी हो जाएंगी, तो उनको एक अच्छा अनुभव हो जाएगा उसका। और आज ये भी एक था कि टोकन व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि जो बहुत लंबा समय लगता है कतार में खड़े होने पर, तो उस समय को कैसे कम किया जा सके और यात्री ज़्यादा समय आसपास के इलाकों में भी जा सके। तो ये टोकन व्यवस्था क्या है? जी, एक्चुअली होता ये था कि जब भी यात्री, चूँकि इतनी संख्या में कभी यात्री पहुंचते नहीं थे, तो उनके आराम से वहाँ पर दर्शन होते थे। फिर वहाँ पर वो आपके जैसे केदारपुरी हो या बद्रीनाथ में हो, तो वहाँ पर फिर टाउन में लोग जो है वो घूम फिर के फिर वापस चले जाते थे। देखिए, एक तो चारधाम का महत्व जितना हमारे लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है, उतना ही उसका हमारे हिल्स के परिप्रेक्ष्य में, हमारे पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में उसका एक आर्थिक भी महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है। पूरे साल भर लोग तैयारी करते हैं और इसको देखते रहते हैं कि हम लोग पूरा यात्रा के दौरान जो है हम लोग यात्रियों को सर्व करें और अपनी उपजीविका को भी है अर्जित कर सकें। और उसके लिहाज से बहुत ज़रूरी होते हैं कि यात्री ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टाउन्स में जाए, वहाँ का कल्चर देखे, साथ ही में जो है कुछ वहाँ के हमारे यहाँ का भोज का विशेष क्या होता है उसका भी अनुभव करे, कुछ जो है ख़रीदारी करे। ये सब चीज़ें जो है होनी आवश्यक होती है। अगर यात्री पूरा ट्रैवल करके अगर पहुंचता है वहाँ पर और अगर वो एक लंबी कतार में खड़ा रहता है और लंबी कतार का अगर समय आपका 4 साढ़े 4 घंटे का वेट हो जाता है, तब तो फिर यात्री जो है सोचता है कि मुझे अभी इतना समय लग गया है, मैंने अभी वापसी के प्रवास पर लग जाना चाहिए। तो साथ ही में जो है वहाँ पर विषम परिस्थितियों के चलते बर्फ़बारी भी है, कभी बारिश भी होती है, धूप भी काफ़ी तेज़ रहती है, अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कतार कम से कम लगे और उसी के लिए एक टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस की जा रही है। उसमें बेसिकली
एक समय में केवल 500 या 1000 कितनी भीड़ है उसके अनुसार से जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि उतने ही लोगों को कतार में रखे, जबकि जैसे जनरली हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 20-1000 के करीब हम लोगों की दिन के लोग जाके वहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं 18 से 20,000 के बीच में। तो एक साथ इतने सब लोग अगर एक कतार में रहते हैं तो उनके लिए भी असुविधा होती है और बाकी वो उस टाउनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अभी जो है केवल 1-1000 लोग जो है कतार में लगे, बाकी लोगों को अनाउंसमेंट से बताया जाएगा कि आपकी कतार कब शुरू होगी। तो उस हिसाब से जब यात्री वहाँ पर लगे रहेंगे तो एक सुविधा व्यवस्था बनी रहेगी। जिलाधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। आज की डेट से केदारनाथ में ये व्यवस्था जो है वो एज ए पायलट बेसिस चलाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इससे सभी लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी सुविधा होगी। और ये भी है कि जो जैसा अभी आपने भी कहा कि जो आजीविका है पर्यटन से जुड़ा हुआ, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर्यटन से जुड़ी हुई आजीविका है, तो वो और 2 साल के बाद मतलब कोविड की चुनौतियों के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है, तो स्थानीय लोगों के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं पर्यटकों की संख्या को और जो ये व्यवस्था है पूरी? जी, जहाँ तक मेरा 4 धाम में मैं धामों में होकर भी आया हूँ, तैयारी के दौरान भी मैंने देखा हुआ था। तो चूँकि बुकिंग तो पहले से ही हो रखी है तो स्थानीय लोग तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। दूसरा ये है कि एक तो जो है आर्थिक ही है, लेकिन दूसरा भी हमेशा हमारे यहाँ पर कल्चर रहा है अतिथि देवो भव का। जैसे हमारे यहाँ पर जो भी पंडित पुरोहित है उनके यजमान रहते हैं कि वो उनके एक रोस्टर बना रहता है कि वो आना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं। फिर जब कपाट बंद हो जाते हैं तो हमारे यहाँ के पंडित पुरोहित जो है वो अपने यजमानों के पास चले जाते हैं। तो एक ऑर्गेनिक एक सर्कल बना हुआ है, तो किसी भी तरीके से वो खंडित नहीं होना चाहिए, सबकी इच्छा है। और इस बार जैसे मैंने गया, काफ़ी लोगों के साथ मेरी बात हुई है तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और लोगों को काफ़ी इसमें आशा लग रही है कि हम लोग जिस तरीके से यात्रा चल रहे हैं उसमें काफ़ी संतोष भी वो लोग व्यक्त कर दे रहे हैं। ऑफकोर्स इतनी बड़ी स्केल में यात्रा इतनी छोटे क्षेत्रों में लगाने के अपने महत्वपूर्ण चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो यात्रा चल रही है उससे लोग संतुष्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना जो चीज़ जो की जा रही है वो है हमारे 4 धामों का पुनरुद्धार जो किया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देशों में और उनकी सहयोग से उनकी जो है दिशा निर्देश में जो कार्य हो रहा है उससे वहाँ पर लोगों को कितने लोगों को हम लोग दर्शन दिला सकते हैं, इसकी क्षमता में बहुत ज़्यादा अंतर आया हुआ है। क्योंकि जगह जो है काफ़ी खुल गई है, नई नई सुविधाएं वहाँ पर जो है मुहैया कराई जा रही है। दूसरा प्रचार प्रसार काफ़ी हो गया है उसके चलते। तो इसके चलते जो पुनर्जीवन का जो पुनरुद्धार का जो कार्य हो रहा है सभी धामों में, उससे भी बहुत ज़्यादा पर्यटकों में भी उत्साह है और स्थानीय लोगों में भी बहुत उत्साह है। जी, और एक जो हम चुनौतियों की अगर बात करेंगे तो जो इस समय एक बड़ी चुनौती आ रही है यात्रा व्यवस्था को लेकर वो ये है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ मौतों की भी खबर आई है। ऐसे लोग जो बीमार या बुजुर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य महकमे ने भी एडवाइजरी जारी की है। तो आप हमारे दर्शकों को किस तरह से बताना चाहेंगे कि यात्रा से पहले वो अगर स्वास्थ्य को देखते हुए किस तरह की तैयारी करके आएँ? ये बिल्कुल ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। एक तो वहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो तो एक तथ्य है, लेकिन जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं कि कुछ एक व्यक्तियों का दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है वो किसी भीड़ भड़ाके या अव्यवस्था की वजह से नहीं हुई है, ये स्ट्रिक्टली हुई है मेडिकल कारणों से। तो ये स्वास्थ्य संबंधी क्या कारण है जिनकी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण चैलेंज हमें है वो जानना ज़रूरी है। एक तो हम लोग देखेंगे कि ये जो जगह है इसका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के 10,000 से 12,000 के बीच में ये हमारे 4 धाम स्थित है। तो इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक तो हवा का दबाव होता है, वो आपकी बेसिक बायोलॉजी जो है उस पर जो है प्रभाव करता है। दूसरा आप देखेंगे कि टेम्परेचर आप इतना इस बार जो है काफ़ी आपने देखा होगा कि प्लेन्स में काफ़ी मतलब एक तरीके से जो है वो गर्मी की एक लहर पड़ी हुई है। दूसरा आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो है वो कभी कभार आपको बर्फ़बारी का भी सामना पड़ता है। कल तो बर्फ़बारी बिल्कुल उसमें जो है कल तो बर्फ़बारी केदारनाथ में लगभग 7 घंटा बर्फ़बारी हुई है। तो इसमें जो बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो शॉक्स है वो हमारी बॉडी आसानी से जो है सहन नहीं कर पाती है।
दूसरा, हम लोग एक कोविड के बहुत ही टफ इससे गुजर कर उभर रहे हैं उसमें। तो कुछ जो है हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिए हुए हैं, कुछ जो है कोई कोविड प्रभावित रहा है, उस समय की मेडिकेशन है, उनका क्या प्रभाव रहा है, कितना हम लोगों का लंग्स कोविड के समय अगर कहीं अफेक्ट हुआ है तो कितना हुआ है, इन सभी का अगर हमें अध्ययन भी करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक टाइम पीरियड की आवश्यकता है, ताकि हम लोग एक उसका डायरेक्ट कोरिलेशन एस्टैब्लिश करें। लेकिन जनरली जो मेरी डॉक्टर कम्युनिटी से बात होती है कि हम लोगों को एक बेसिक प्रिकॉशन तो लेने बहुत आवश्यक है, और उसी के चलते हम लोग कह रहे हैं कि हम आपको ज़रूर आवश्यकता है कि हम लोग वो प्रिकॉशन ज़रूर लें। एक पहले जो है अभी यात्रा के लिए ये रास्ते बहुत चौड़े हो गए हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग दिल्ली से सीधा निकलेंगे और खरसाली पहुंचेंगे और दूसरे दिन यमुनोत्री की हाइट हम लोग चढ़ेंगे। इसमें आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आज की डेट में नहीं हो पा रहा है। पहले जब भी यात्री चलते थे वो चट्टियों के हिसाब से चलते थे, यात्रा बिल्कुल रुक रुक कर आगे बढ़ते थे। यात्रा में मिनिमम जो है 9 दिन का गैप हुआ करता था, है ना, और उस हिसाब से जब चलते थे तो एक्लिमेटाइजेशन होता था, यात्रियों के लिए भी आसान था वो, और प्रशासन के लिए भी आसान था। तो मेरा ज़रूर इसमें आग्रह है कि हम लोग वहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन का ज़रूर ध्यान दें। दूसरा, वेदर एडवर्सिटीज़ के चलते आपको जो जिस प्रकार के कपड़े लेके चलने हैं, जिस प्रकार के आपको वार्म क्लोथिंग लेके चलना है, उसका अवश्य ध्यान दें। कभी कभार बर्फ़बारी होती है तो ज़रूरी है हम लोगों को कि बारिश से बचने के लिए हम लोगों के पास छाता है, जैसे प्लास्टिक के आपके रेन कोट्स है, ये है, इनको भी साथ लेके चले, वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक दवाइयाँ आप जो जनरली लेते हैं वो आप साथ में लेके चले। साथ ही में हम लोग ये भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पर एक स्वास्थ्य स्क्रूटिनी कराते हैं। स्वास्थ्य स्क्रूटिनी हमारी बहुत सारे स्थानों पर होती है, मुख्यतः ऋषिकेश में भी होती है, जहाँ आपको थोड़ी भी लगे कि आपको दिक्कत हो सकती है, या आपको लगता है कि आप किसी बीमारी से उठ कर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाले मतलब आपको ये यात्रा कठिन लग रही है, एक आप एज ग्रुप के ऊपर के हैं, तो हम लोग अपील करते हैं कि आप एक बार स्क्रूटिनी करा ले। बहुत सिंपल स्क्रूटिनी है, हमारे डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पर रहते हैं, वो बेसिक स्क्रूटिनी कराते हैं, आपको गाइड कर देते हैं कि आपका इस समय जाना उचित होगा। ऋषिकेश में है और बाकी भी हमारे एडवांस जहाँ जहाँ पर भी ट्रैकिंग होता है वहाँ पर भी हम लोगों के, जैसे गौरीकुंड सोनप्रयाग है, हमारा खरसाली में है, तो वहाँ पर भी जो है ये बेसिक स्क्रूटिनी की जाती है। तो इसका ज़रूर आप ध्यान दें। इसी के साथ ही हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी जारी करी हुई है, उसका भी ज़रूर संभव ये कर लिया जाए, पालन कर लिया जाए। और थोड़ी भी आपको कोई आशंका लगती है, कृपया आप आगे ना बढ़े, वहाँ के संबंधित जो है चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र जो पोस्ट लगे हुए हैं, अगर नहीं भी तो भी हमारे रेगुलर पुलिस को आप इन्फॉर्म करें कि आपकी समस्या क्या है। उससे मुझे लगता है कि हम लोगों को आसानी होगी इस यात्रा को करने में। वर्स्ट के सिनेरियो में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रखे हुए हैं कि हेली रेस्क्यू भी अगर करना है किसी को तो वो भी हम लोग कराते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिल्स में तबीयत इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है कि हेली रेस्क्यू हो या आपको स्वास्थ्य केंद्र तक जाने का जो समय है कभी कभार मिल भी नहीं पाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो जो लेना बहुत आवश्यक है। जी, और जो ज़्यादातर मामले जो देखने में आ रहे हैं वो हृदय रोग संबंधी हैं, तो इसलिए हृदय रोग विशेषज्ञ इस तरह की व्यवस्थाएं चारों धाम में जरूर की गई होंगी। जी, हृदय रोग इस वजह से भी है क्योंकि एल्टीट्यूड डिफरेंस है एज वेल एज टेम्परेचर डिफरेंस है, और उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा है। मुख्यतः हमें 2 प्रकार की समस्याएं आती है, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हृदय रोग की, और दूसरा जो है कभी एक्सीडेंटली कुछ अगर होता है तो आर्थोपेडिक की जो है रिस्क ज़्यादा। तो हम लोगों के पास जो है वहाँ पर चूँकि हम लोगों को एडवांस जैसे हृदय रोग विशेषज्ञों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ किसी को ऑपरेशन नहीं करना है या किसी को जो है एडवांस ट्रीटमेंट नहीं देनी है, किसी का स्टंट नहीं बदलना है, ना इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं करनी। लेकिन एज अ फर्स्ट रिस्पोंडेंट वहाँ पर होने चाहिए कि जो इस चीज़ को समझ ले कि समस्या किस प्रकार की है, फर्स्ट एड किस तरह से दिया जाना है और इमीडिएट रेफरल कैसे दिया जाना है। तो प्रशासन का उसी पर फोकस रहता है और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था जो है अभी की गई है। और जो दूसरी बड़ी चुनौती मुझे लगता है वो है मौसम को लेकर के। अभी कल भी केदारनाथ और यमुनोत्री में अभी आप भी बता रहे थे कि 7 घंटे लगातार बर्फबारी हुई, तो मौसम के लिहाज से भी तैयारियां तीर्थयात्रियों को ज़रूर रखनी चाहिए। और ये चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि अब मानसून की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से मौसम और मौसम से जुड़ी जो सुरक्षा है उसको अपनाते हुए यात्रा करें।
बिल्कुल, इसमें हम लोगों की एक व्यवस्था बनी हुई है और डे टू डे बेसिस पे हम लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम लोग सूचना लेते हैं। हमें अगले 4 दिन का काफ़ी हद तक अच्छा ये मिल जाता है, प्रेडिक्शन मिल जाता है और उस हिसाब से हम लोग सभी यात्रियों को अलग अलग माध्यमों से हम लोग सूचित भी करते हैं। जैसे कल केदारनाथ में वेदर ख़राब होगा, इसका हमें अंदेशा 2 दिन पहले से ही था। उसको हम लोगों ने यात्रियों को भी बताया गया था कि ये वेदर अगले 2 दिन में ख़राब होगा। हेलीकॉप्टर्स में जो ट्रैवल कर रहे थे उनको भी बताया गया था कि आपको उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हेली सर्विसेज जो है आपकी बंद करनी पड़ सकती है। तो कल के दिन में केदारनाथ में यात्रियों को जो है रुक रुक के भेजा गया और सिमिलरली आपको यमुनोत्री में भी जो है यात्रियों को रुक रुक के भेजा गया। तो आपकी लगभग सुबह का पूरा सेशन ही यात्रा जो है बंद रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी और निचले इलाकों में आपकी मौसम ख़राब होने की वजह से आपके बारिश हो रही थी। उसके चलते एक लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कि हम लोगों को यात्रा का स्टैगरिंग करना पड़ता है, एडवांस वार्निंग हम लोग देते हैं उसके बारे में। मेरा आपके माध्यम से सभी से यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन जो भी निर्णय करता है वो बहुत ही किसी तथ्यों के आधार पर करता है और सबके हित का करता है। तो इसमें जिला प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना होती होगी कि कई बार यात्री आता है तो चाहता है कि हम किसी भी तरह दर्शन कर ही लें, चाहे मौसम खराब हो। बिल्कुल, यात्रियों की अपनी समस्याएं होती है क्योंकि उनकी जो है भविष्य की जो है बुकिंग हो रखी हुई है, उनको फिर आगे जाके ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, उनकी किसी अगले पड़ाव पर होटल बुक हुआ है, उनकी वो समस्या रहती है। लेकिन ये काफ़ी टफ, बहुत ही जो है मुश्किल दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर जो उसका प्रबंधन करते हैं उनका सालों से उसको प्रबंधन करने का अनुभव है। तो मुख्यतः सभी का हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वहाँ पर, तसल्ली से जो है वो दर्शन कर पाए और सुरक्षित रूप से वापस चले जाए। तो किसी का भी ये प्रयास नहीं रहता है कि किसी अनावश्यक कारण से वहाँ पर रोक ले। ये यात्री भी समझते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का अगर कोई इस तरीके से जिद करते हैं तो फिर उनको फिर अपने तरीके से जो है वो बाकी यात्री समझाते हैं, प्रशासन समझाता है और फिर उसके बाद जो है यात्रा चलती रहती है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है, तो सड़क सुरक्षा को लेकर किस तरह से प्रबंधन, किस तरह की तैयारियाँ आप लोगों ने की हैं? ये यात्रा के लिए तैयारियां यात्रा सीज़न के 4 महीने पहले से ही शुरू की जाती है और जो व्यवस्था है जैसे पेयजल की है, विद्युत की है, रोड की है, ये तैयारियां पहले से ही की जाती है। तो हम लोगों के प्रोटोकॉल बने हुए हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में हर एक जिलाधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ पूरे इन सभी रास्तों का भ्रमण करते हैं और उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि कौन सी जगह पर क्या करने की आवश्यकता है। अगर सड़कों के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सड़कों की जो है वो ट्रैफिक वर्दीनेस इंश्योर कराना, मतलब कितने सुंदर तरीके से हम लोग रोड को मेंटेन कर सकते हैं, वो एक देखना एक होता है। दूसरा स्लोप स्टेबलाइजेशन, ताकि कम से मतलब किसी भी तरीके से पत्थर गिरने की वगैरह समस्या ना हो, स्लोप स्टेबलाइजेशन। तीसरा आपके ब्लाइंड कर्व्स को आइडेंटिफाई करना कि जहाँ से वाहन वगैरह मुड़ते हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर प्रिकॉशंस लगाना कि किस तरीके से आप उसका ध्यान रखेंगे, वो एक तीसरा एक महत्वपूर्ण ये रहता है। और चौथा आपका जब आपके जो वाहन आप जब चलाते हैं तो किसी भी तरीके से कोई अगर समस्या आ जाती है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और किस तरीके से चौकियों पे ट्रेनिंग करा देना कि वो यात्रियों का अगर कोई गाड़ी बंद हो जाती है या लैंडस्लाइड्स की वजह से अगर कोई होती है तो उसका ट्रांसशिपमेंट, कि लोग जो है पैदल भी दूसरी तरफ जाके आगे यात्रा कंटिन्यू कर ले और वो वापस आ जाते हैं तो अपनी बस में अपना या फिर प्राइवेट वाहन लेके चले जाए। तो ये एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है, उसके तहत हम लोग भी यात्रा कराते हैं। केवल नया चैलेंज जो इस बार उभर कर आया है वो ये है कि चूँकि चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों का इतना विस्तार हो गया है और सड़कों की गुणवत्ता इतनी अच्छी बनी हुई है कि पहले यात्री जो है वो केवल एक दिन में श्रीनगर तक ही पहुंचता था, श्रीनगर में रुकता था, या बड़कोट उत्तरकाशी की बात करें तो बड़कोट तक जाता था, वहाँ पर रुकता था, फिर आगे लिए यात्रा करता था। चूँकि अभी यात्री की सड़कों की गुणवत्ता बढ़ी हुई है, सड़कें सुरक्षित हो गई है, यात्री एक ही दिन में जो है वो आगे तक जाने की सोच विचार करता है। वो कहता है कि मैं गौरीकुंड में ही जाऊं, मैं सोनप्रयाग में ही रुकूं, मैं अगस्त्यमुनि में ही रुकूं। तो उसके चलते एक बड़ी समस्या आ रही है कि यात्रा पड़ावों में जहाँ पर हमारी व्यवस्था है यात्री वहाँ टिकने की बजाय आगे जाना चाह रहा है जहाँ पर व्यवस्थाएँ कम होती जा रही है।
तो इसीलिए भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि रोड की सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों का पड़ावों का जो मैनेजमेंट जो है वो भी प्रशासन के लिए एक तो महत्वपूर्ण मतलब ये चैलेंज तीर्थ है। यात्रियों के लिए जरूरी है कि जो यात्रा पड़ाव हैं वो वहाँ रुकते हुए ही वहाँ आगे रुकते बढ़ें। हुए जाए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके व्यवस्थापन के हिसाब से अच्छा है। अगर किसी आप अच्छी जगह पर रुके हुए हैं और कभी कभार ऐसे अलर्ट्स आ जाते हैं कि हम लोगों ने यात्रा स्थगित कर दी है या फिर यात्रा हम लोगों ने आगे पीछे करी हुई है, तो वो एक अपनी कंफर्टेबल जगह पर है, वहीं पर आप रुक ले तो आपको कोई असुविधा भी नहीं होती है। अनावश्यक आप सड़क पे जाके अगर खड़े हैं और तब आपको इस सूचना का अगर जानकारी हो जाती है तो आप बहुत असुविधा हो जाती है, उस यात्री भी बहुत और परेशान क्या रहते ऐसी भी हैं। स्थिति आ रही कि ट्रैफिक जाम लग जा रहा है घंटों का, या इस तरह की भी स्थितियाँ या मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं सड़कों पे इस समय? जी जी, इसमें भी हम लोगों ने जैसे आप कहा, चूँकि ये कैरिंग कैपेसिटी का नियंत्रण किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि जो वाहन वहाँ पर जाएंगे उन वाहनों पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। कितने वाहन जा पाएंगे वो डिपेंड करता है कि कितने लोग रजिस्टर हो गए, जो रजिस्टर हो गया है वही जा पाएगा। लेकिन फिर भी ये वाहनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3000, आज की मैं आंकड़े देखूँ तो लगभग 3200 के करीब वाहन जो है हमारे अलग अलग धामों में जो है जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। प्लस हमारी मूवमेंट्स रहती है, रेगुलर जो मूवमेंट्स रहती है वो तो है ही। पर्यटक हमारे यहाँ केवल चार धाम के लिए भी नहीं आते हैं, लेकिन अभी जैसे छुट्टियों का मौसम अभी आता जा रहा है तो कुछ लोग जो है घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, वो भी इसी मार्गों का उपयोग करते हैं, तो संख्या तो काफ़ी उसमें चलते बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये वाहनों का जो व्यवस्थापन है वो उस हिसाब से चले। अत्यधिक ट्रैफिक होने के, कंजेशन होने की समस्या हमें पहले 2-3 दिन आई हुई थी, लेकिन अभी मोटा मोटी चूँकि इस यात्रा पर चलने वाले ड्राइवर जो है वो वही अपनी गाड़ियाँ रोस्टर में चलाते रहते हैं, तो उनको भी एक अंदाज़ा आ जाता है, एक एसओपी बनती रहती है कि कहाँ पर रुकना पड़ सकता है, इसके चलते कहाँ पर हम लोग रुके, है ना, कैसे आगे बढ़े। तो वो भी काफ़ी अच्छे होते, एक तरीके से हमारे गाइड का ही काम करते हैं और वो फिर यात्रियों को जो मार्गदर्शन करते हैं उसके चलते फिर वो एक एसओपी बन जाती है। तो अभी ज़रूर हमारे यहाँ पर वाहनों की संख्या अत्यधिक ज़रूर है, लेकिन बड़े लंबे जैसे कोई अगर ट्रैफिक जाम कहे तो ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है। और जैसे भी हम बात भी कर रहे थे, बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसको लेकर भी कुछ ज़रूरी तैयारियां की गई हैं? एक तो सभी जिलाधिकारियों को बताया गया है कि बरसात के चलते जहाँ जहाँ पर भी यात्रियों की कतार लगती है उसको आप कवर कर ले, उसको यात्रियों के लिए आप मतलब बारिश से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ले। एक तो ये, दूसरा बारिश के साथ जो है ना टेम्परेचर भी डाउन होता है। जब भी बारिश होता है तो पहाड़ों में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और फिर कभी कभी बर्फ़बारी की भी संभावना बनती है, तो उसके लिए भी हम लोग एडवाइजरी जारी कर दे रहे हैं कि किस तरीके से उसको देख लेना है। तीसरा स्पेशल ड्राइव चला दे रहे हैं कि कहीं पर लैंडस्लाइड जैसी अगर संभावना बनती है तो वो कहाँ पर है, और वहाँ पर फिर जेसीबी जो जल्दी से रोड क्लियर कर सके उनकी तैनाती, डिप्लॉयमेंट जो है उसको सुनिश्चित किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी जो है यात्रा हमारी खुल सके करके। और आपकी जो अगर इस तरीके के बारिश के चलते हम लोगों को बहुत बार वाहनों का ख़राब होना या वाहनों का कभी कभार दुर्घटनाग्रस्त भी होने की जो है सूचनाएं हम लोगों का आशंका रहती है, तो उसके चलते जो भी रिस्पांस टीम है हम लोगों की जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। भारत सरकार ने भी जो पहले 1-2 दिन के हमारी जो यहाँ पर जो भीड़ हुई थी उसको देखते हुए भी उन्होंने भी अपने फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए सहमति दी थी। उसके चलते कुछ आईटीबीपी पे, कुछ नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स से भी कुछ कंपनियाँ हमारे यहाँ पर आई हुई है, उनकी भी तैनाती के साथ हम लोग उसमें अतिरिक्त व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे जो यात्रा के लिए अभी भी आ रहे हैं, और जिस तरह से मानसून का समय भी अब शुरू होने वाला है, बारिश चल भी रही है, प्री मानसून बारिश हो रही है, तो ऐसा कोई संदेश, ऐसी कोई बात आप दर्शकों को कहना चाहें? मैं बिल्कुल, आपने मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं ज़रूर यात्रियों को, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा, एक तो राज्य सरकार पूर्ण रूप से कमिटेड है कि आपकी यात्रा अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर यात्री आए और दर्शन कर ले और एक अच्छे अनुभव के साथ वापस चले जाए। किंतु जो हमारी एक सीमा है, एक मर्यादा है कि हम लोग कितनी संख्या तक सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हमारे 4 धाम स्थित है,
तो उसके चलते मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है आप अपनी यात्रा पर चल पड़े। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप जहाँ जहाँ जिन भी पड़ावों पर रुक रहे हैं वहाँ पर आप ज़रूर देख लें कि आपकी बुकिंग हो गई है और आपके वाहनों की वगैरह व्यवस्था पहले से ही हो गई है। इसके बारे में ज़रूर आप देख लें। कोई भी तरीके से अगर आपको यात्रा प्रारंभ करने के उपरांत अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर लगता है किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी हो सकती है, तो हमारा सुझाव है कि आप पहले ही एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अपना करा लें और एक बार जब यात्रा प्रारंभ करते हैं उसके पहले भी जो है आप स्वास्थ्य परीक्षण कराना आप सुनिश्चित कर लें। इसके बाद जो है हम लोग ज़रूर ये कहते हैं कि आपके जो भी सुझाव रहेंगे, जो भी आप यात्रा व्यवस्था इसके आगे अगर हम लोग किस तरीके से और अच्छे से व्यवस्थापन कर सकते हैं, इसके बारे में आपके सुझाव जो है आप हमें ज़रूर बता दें। 1364 हमारा कंट्रोल रूम नंबर है, वो कंटिन्यूस काम करता है। आपको कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर उस पर संपर्क करें। अगर आपको कोई सुझाव भी देने हैं तो उस पर भी जो है आप हम सभी का स्वागत करते हैं कि आप अपने सुझाव दे देंगे। और यात्रा के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ये व्यवस्था में जो है हम लोग दिन ब दिन जो है बढ़ोतरी करते रहेंगे, इससे हम आपको सभी को आश्वस्त करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावलकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और यात्रा को लेकर और तीर्थयात्रियों के लिए क्या ज़रूरी तैयारियाँ उस सब पर बातचीत की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो अब हमने बातचीत की चारधाम यात्रा में किस तरह से आपको तैयारी के साथ आना चाहिए, मौसम के लिहाज से कपड़े ज़रूर रखें, यात्रा के जो पड़ाव स्थल हैं बीच बीच में वहाँ रुक रुक कर आराम से यात्रा करें, जल्दबाजी में यात्रा ना करें। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।